अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन की ये 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पिछली 6 वीडियोस में हम लोगों ने 3 फंक्शनल ग्रुप्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कवर कर लिया था। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरा टाइप का फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि एक दूसरे टाइप का हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली बेंजीन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एरीन्स के नाम से भी जानते हैं। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक एल्कीन्स, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेशन होगा, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक एल्कीन्स भी बोलते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरीन्स या फिर स्पेसिफिकली बेंजीन। ठीक है, अगर हम जनरली डिफाइन करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि या ऐसे हाइड्रोकार्बन या उनके एल्काइल, एल्कीनाइल या एल्काइनाइल डेरिवेटिव्स जो कंटेन करते हो बेंजीन रिंग। ठीक है, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसके साथ हो बेंजीन रिंग, चाहे वो फ्यूज फॉर्म में हो या आइसोलेटेड फॉर्म में हो मॉलिक्यूल में, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर एल्काइल, एल्कीनाइल या फिर एल्काइनाइल डेरिवेटिव्स विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग इन आइदर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड फॉर्म इन कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब क्योंकि बेंजीन जो होती है हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ इस तरह से होती है, इसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर इन आ रहा है वर्ड, और क्योंकि ये एक एरोमेटिक वर्ड है तो दोनों मिला के एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए दोनों मिला के ये बन जाता है एरीन्स। ठीक है, तो एरीन का मतलब ही यही होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, और ये जो एरोमेटिसिटी यानी जो एक प्लीजेंट स्मेल जिसको हम एरोमा बोलते हैं, उससे ये वर्ड निकला हुआ है, ये होता है बेंजीन की वजह से। ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है? बेंजीन की वजह से। इनमें मोस्टली जो है बेंजीन की वजह से, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बेंजीन नहीं भी होती है, लेकिन हमको यहाँ पे होल फोकस करना है बेंजीनॉइड्स पर। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन कंटेन करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो अगर हमारे पास एक बेंजीन है, इस पर हमने CH3 लगा दिया तो ये बन जाता है टॉलुइन। सिमिलरली अगर दो बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज्ड हो गई है इस तरह से और हम अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाते चलें तो ये बन जाता है हमारा नैप्थलीन। ठीक है, अगर फ्यूज ना हो, आइसोलेटेड फॉर्म में हो दो बेंजीन, तो कुछ इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास बाइफिनाइल। इसी तरह अगर 3 फ्यूज्ड रिंग हो तो एंथ्रासीन बन जाता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, बेंजीन के बारे में अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर में अगर हम डिस्कशन करें तो हमको कई तरह के इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल देखने को मिलते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव दिया। जैसे सबसे पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C6H6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। ये एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेशन इसमें प्रेजेंट होता है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अच्छा, इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने ईयर 1825 में बेंजीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर को शो करने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए हम कुछ छोटे से रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि एक तरह से एविडेंस क्रिएट करता है उसके स्ट्रक्चर में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें, ठीक है, एक मेटल कैटलिस्ट लेते हैं, रेने निकल, पाउडर्ड फॉर्म में निकल, और कुछ हीट करते हैं 400 से 500 केल्विन के आसपास, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12 में। ये हमको क्या शो कर रहा है? ये हमको शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बन जाता है हमारा साइक्लोहेक्सेन, मतलब बेंजीन से ये सीधे, यानी कि बेंजीन कुछ इस तरह से हम बनाएंगे और ये कन्वर्ट हो जा रही है इसमें, ये हो जाता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्या करें, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन सिंपली करा देते हैं क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो अब सनलाइट है और क्लोरीन है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला, अरे यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है C6
H6Cl6, इसको हम लोग BHC के नाम से जानते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह से अगर हम बेंजीन का रिएक्शन ओजोन गैस के साथ करा दें, 196 केल्विन थोड़ा सा ठंडा रखना है और CH2Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पर बेंजीन ओजोनॉइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है यहाँ पे? बेंजीन ओजोनॉइड। तो ये जो है हमको क्या सजेस्ट कर रहा है? ये हमको सजेस्ट कर रहा है ना, ये तीनों जो रिएक्शंस हैं बेसिकली ये हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। तो ये सब एविडेंस थे। ठीक है, इसी एविडेंस का ध्यान रखते हुए अगस्ट केकुले एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम मैं लिख देता हूँ, अगस्ट केकुले एक साइंटिस्ट हैं। ईयर 1865 की बात है। इन्होंने इन्हीं एविडेंस के बेसिस पर, ठीक है, इन्हीं सारे एविडेंस के बेसिस पर बेंजीन का एक साइक्लिक अरेंजमेंट बनाया था। एक साइक्लिक अरेंजमेंट बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से कार्बन अरेंज होते हैं और इनमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है और हर एक कार्बन पर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, ये हो जाता है अगस्त केकुले का एक जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। उसके बाद इसको देखते हुए उन्होंने इसकी कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में, जैसे स्पेसिफिकली बात की जाए तो 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन के ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिटेल्ड स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान में रखें। तो पहला क्या कि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ ब्रोमीन हो और यहाँ ब्रोमीन हो। सिमिलरली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें यहाँ ब्रोमीन हो और यहाँ ब्रोमीन हो। ठीक है, ये दोनों उन्होंने एक पॉसिबिलिटी सोची थी कि 2 आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं डाइब्रोमोबेंजीन के, मगर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्थो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिलता है, इनमें से सिर्फ एक मिलता है। ठीक, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? अब ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई कि केकुले ने सजेस्ट किया कि हम जो ये सोच रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन पर फिक्स हैं, ये असल में फिक्स नहीं होते बल्कि ये ऑसिलेटिंग नेचर के होते हैं। ऑसिलेटिंग नेचर का होने का मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इधर से उधर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग डीलोकलाइजेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, यही जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का ना, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल रहे थे? रेजोनेंस बोल रहे थे। तो बेसिकली होता क्या है कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से उधर कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट शो करते रहते हैं और इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में एक तरह से कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम हो जाता है। यानी हम ये कह लें, मान के चलें कि दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर सही है, हम चाहे किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेटिवली लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि ये जो बेंजीन है ये डीलोकलाइजेशन शो करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो जब रेजोनेंस वर्ड आएगा तो ऑब्वियस बात है कि हमको इसके कैनोनिकल फॉर्म्स भी देखने पड़ेंगे। तो ये उसके कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं जिसमें बेंजीन हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो कैनोनिकल फॉर्म है तो इसका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बनेगा जिसमें हम कुछ इस तरह से डॉटेड सर्किल दिखा लेते हैं या फिर हम सिंपली जो है क्या बनाते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका क्या बन गया है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों हमारे हो गए रेजोनेंस के हाइब्रिड। तो जब भी हम इन जनरल स्टडी करेंगे तो एज पर कन्वीनियंस हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही हमने बताई कि वो एरोमेटिक होना। ठीक है, यानी इसमें से एरोमा आना या स्मेल आना या ऑर्डर आना। ठीक है, ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जो बेंजीन होती है वो हक्कल रूल फॉलो करती है। ठीक है, वो क्या फॉलो करती है? हक्कल रूल, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी भी कंपाउंड में, तो वो क्या शो करेंगे? एरोमेटिसिटी शो करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो कंडीशंस हम यहाँ पर नहीं, जैसे प्लेनर होना कंपाउंड का, डीलोकलाइजेशन होना कंपलसरी है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बस इतना देख रहे हैं कि
यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप बेंजीन में कैलकुलेट करें उसके किसी भी स्ट्रक्चर में तो 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर होते हैं। दैट मीन्स कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिसिटी जज करने का सिंपल तरीका वही था, हक्कल रूल को फॉलो कराना। तो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है अगर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी एरोमेटिसिटी को चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक पहले भी इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो उस वीडियो में जाके आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं बेंजीन की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कैसे बनाया जाता है, यानी कि प्रिपरेशंस कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो बेंजीन को प्रिपरेशन करने के 2-4 सिंपल से मेथड है। इसमें कुछ लेबोरेटरी मेथड्स हैं, कुछ जो है कॉमर्शियल मेथड्स हैं, तो हम उनको देखते हैं। ठीक, सबसे पहला हम जो है प्रीवियस टॉपिक से ही पिकअप करेंगे, जो है कि है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इथाइन के केस में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि अगर हम 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को रेड हॉट आयरन से पास कराते हैं, आयरन के ट्यूब से लगभग 873 केल्विन के आसपास आयरन ट्यूब से, तो वो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है C6H6 में, यानी बेंजीन में। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, क्या करना है इसमें करना है इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स को आयरन की ट्यूब से पास। ठीक, इस मेथड को यूज़ किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्थिलॉट। बर्थिलॉट ने इस मेथड को 1870 में यूज़ करके बेंजीन को प्रिपेयर किया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इस रिएक्शन को हम नाम भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन करना। डी कार्बोक्सिलेशन, देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में सिंपल फैक्ट है, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को सिंपली किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हीट करना है, और यहाँ पर हम क्विक लाइम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, NaOH और CaO कहीं पर साथ में हो तो इसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। तो सोडा लाइम हम ले लेंगे तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर, और इसमें हमको बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ऐसे करके भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा मेथड है जो कि है रिडक्शन का। ठीक है, रिडक्शन का तो हम रिडक्शन कर सकते हैं किसका, फिनॉल का। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल करेंगे जिंक डस्ट के साथ। जैसे फिनॉल क्या होती है, फिनॉल यानी बेंजीन का एक डेरिवेटिव जिस पर OH लगा हुआ हो, ये हो गई हमारी फिनॉल। ठीक है, इसको हम सिंपली जिंक डस्ट के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे नॉर्मल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, और बाय प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बेंजीन के और भी डेरिवेटिव से ही बेंजीन बनाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेंजीन बनाने के लिए। तो क्लोरोबेंजीन को बनाने में हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी हम लोग रिडक्शन करेंगे, और उसका रिडक्शन करते हैं निकल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में। तो ये हमारा सर्किल बनाया बीच में, इधर लिख दिया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। हम हाइड्रोजन लेंगे, रिडक्शन करना है, निकल एल्युमिनियम का एलॉय लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, यहाँ निकल एल्युमिनियम का और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पर ना ये निकल जो है रेने निकल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो रेने निकल यानी पाउडर्ड फॉर्म में निकल, तो यहाँ पर ये इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन के फॉर्म में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सारा मेथड हमारा प्रिपरेशन का। एक और मेथड बच जाता है जो कि है डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ। डाईएजोनियम सॉल्ट का मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, वो भी एक तरह से बेंजीन का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, सिंपल सा फैक्ट समझिए कि बेंजीन में डाईएजोनियम का मतलब 2 ठो नाइट्रोजन लगा हुआ होगा। ठीक है, तो N2 और सॉल्ट में यहाँ से क्लोरीन का सॉल्ट ले लेते हैं, ये जो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहलाता है। ये थोड़ा सा ना मतलब हाईली रिएक्टिव कह सकते हैं स्पीशीज, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका हम फॉस्फोरस एसिड ले लेंगे H3PO2। ठीक है, साथ में वाटर मिक्स करेंगे,
और कॉपर की कोई मेटालिक कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा क्या, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H3PO3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बेंजीन बना सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, वैसे ये बहुत अनस्टेबल स्पीशी होती है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये था हमारा बेंजीन का प्रिपरेशन, कुछ उसके रिएक्शंस, कुछ एविडेंस कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, साथ ही साथ रेजोनेंस फेनोमेना और वो एरोमेटिक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेंजीन की। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।